नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक खान बॉलीवुड एक्टर इस वक्त दिल्ली में हूं। इनसाइड मंत्रा के इस स्टूडियो में, इस मंच से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बात बहुत खुशी हुई है कि आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे प्रिय मित्र वसंत गोयल जी हैं। पहले जो तो मैं जनाब को कितना दिल से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मैं आपका वो फैन हूं कि जितना भी बोला जाए, यदि हम प्यार की इंतहा की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, जितने आसमान में तारे और समुद्र में पानी, क्या बात उतना है, प्यार मैं आपसे करता हूं। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। यही आपकी दुआएं और ये प्यार, आपका इस प्यार और दीवानगी को सीने से लगाता हूं। और मैं आज अपनी बात आगे बढ़ाता हूं आज की। बिल्कुल सही। ये बताइए वसंत गोयल जी कि आपकी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि मानवता के लिए आप ये गौ सेवा के लिए कार्य करें। जनाब, जब मैं 5 साल का था, ना आई एम 50, हरिद्वार से लोग कावड़ लेके आते हैं। वो लोग कंधे के ऊपर लेके आते हैं, जी पैदल चलते हैं। पैदल चल के वो लोग अपने जो टेम्पल होते हैं, वहां महादेव के टेम्पल में जाके जल लेके आते हैं, हरिद्वार से वहां चढ़ाते हैं। जी 5 साल का बच्चा क्या होता है जिंदगी में? उस टाइम में तो यदि हम 45 साल पहले की बात करें तो नाली पे बैठा होता था। जी अब तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। अब जी तो बच्चों के साथ सारे इतने टैब्स टूब्स ये सब आ गए कि वो मोबाइल के साथ खेल लेता है। उस टाइम में तो कुछ भी नहीं था, कोई रिसोर्सेज भी नहीं थी। मैं 5 साल की अवस्था में कावड़ के कैंप्स लगते हैं लोगों की सेवा के लिए, कि किसी को पैर में छाला हो, या किसी की चोट लग गई हो, या वो कावड़ लेते लेते थक गए हो, तो उनके पैर दबाना, उनकी ड्रेसिंग करना, उनके दुख को बांट लेना अपने साथ। तो मेरी शुरुआत उस 5 साल की अवस्था में हुई, और वो जर्नी आपके आशीर्वाद से बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और आज आपको बड़ी खुशी होगी अपने छोटे भाई के बारे में जानकर, 55 कंट्री ने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट, ब्लड मैन ऑफ इंडिया, मेडिसिन ओ मैन ऑफ इंडिया, ना जाने आने को नाम दिए। लेकिन उन सब का समर्पण यदि है तो सिर्फ मैं मानता हूं आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपका जो आशीर्वाद, जो स्नेह हमें लाइफ में मिलता है, मैं कहता हूं कि जब तक ऊपर वाला हमें स्नेह नहीं देता, और ऊपर वाला भी किसी ना किसी को चिन्हित करता है, उन्होंने आपको चिन्हित किया आज मेरे लिए, क्या तो बात है, इससे क्या। बड़ा अच्छा पल मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैं जो आपने अभी भी एक वर्ड बोला ना, ब्लड मैन ऑफ इंडिया, मैं उसी पर आने वाला। मेरा दूसरा क्वेश्चन वही है कि लोग आपको ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये ये कैसे हो गया? लोग कैसे जान गए आपको? क्या बॉस, क्या इसके ऐसे? पीछे एक अजीबो गरीब कहानी है। मैं 13 साल का था, एक हॉस्पिटल में गया अपनी मदर के साथ। वहां पे किसी पेशेंट को 2 यूनिट ब्लड की मांगी। जितने अटेंडेंट्स थे वो 5 मिनट बाद सब छड़ गए वहां से। नो बड़ी बचते यार, वहां कोई था ही नहीं। सिर्फ वहां था तो पेशेंट, और पेशेंट का जो एक अटेंडेंट था वो सिर्फ वहां पे था। मैंने दिल से उसको जिया, और मुझे लगा कि यदि इस देश में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो ब्लड की, ब्लड के लिए कोई पेशेंट ऊपर ना जाए, उसका देवलोक में गमन ना हो। और इस इंस्पिरेशन को मैं लेकर आगे बढ़ा, और जब मैं 15 साल का था मैंने पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 75 यूनिट ब्लड की आई। 75 यूनिट। ये कारवा बढ़ता गया उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आपके प्यार से। और इस 6 जुलाई को मेरा जन्म दिवस होता है। 2024 6 जुलाई को हमने एक इतिहास रचा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। पहला ब्लड डोनेशन कैंप पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत देश का आया, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। जो कैंप शुरुआत जिसकी हुई वो सुबह 7 बजे हुई। सबसे पहला डोनर कहां से था, आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बात जानकर। अमेरिका जाना था उस बच्चे को, उसकी फ्लाइट थी 6 घंटे बाद की। उसने कहा मैं इससे पहले ब्लड डोनेट करके जाऊंगा। क्या बात, क्या बात। और हम लोग जब जब कोई ब्लड डोनर, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं माना जाता। हमारे सनातन में एक ही बात कहते हैं। मैं सनातन को भी 1 मिनट डिफाइन कर दूंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सनातन वर्ड बीच में कई बार आएगा। सनातन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है। सनातन 10,000 साल पहले भी था, आज भी है, और जिंदगी भर रहेगा। सनातन आया कहां से? सनातन आया यज्ञ से। जब यज्ञ से प्रकट हुआ सनातन, और सनातनी कौन है? जो हमारे मजहब को प्यार करता है, जो देश को प्यार करता है, वो सनातनी है। ये किसी का पेटेंट नहीं है। जो लोगों के दिमाग में आज एक मिथ्या रहने लगा कि हिंदुत्व को जोड़ने लगे सनातन के साथ, नहीं। हर सनातनी जो भारत मां के लिए जीता है, जिसके अंदर रक्त बहता है तो भारत मां के लिए रक्त बहता है, वो सनातनी है।
तो बॉस, उस सनातन का रुतबा जज्बा समय के साथ बढ़ता चला गया और जो पहली डोनेशन हमारे पास उस दिन आई 6 जुलाई 2024 की, उस बच्चे को अमेरिका जाना था। वो पीजी करने के लिए अमेरिका गया। तो इससे अच्छा पल तो मैं नहीं जी सकता कि पहली ही शुरुआत एक बच्चे से जिसको अमेरिका जाना है। मैंने उसको बोला, बेटा 24 घंटे की फ्लाइट है। उसने कहा, दादा ब्लड मैन ऑफ इंडिया आप बने तो हम ना क्यों ना उसके बीच में कंट्रीब्यूट करके जाएं। इससे बड़ा लम्हा मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। और आप लोगों को आश्चर्यचकित होंगे आप, 800 बेड एक बार में डोनेट कर रहे थे। 800 बेड, क्या बात। 10,000 टेक्नीशियन थे। आपकी नगरी से, मुंबई नगरी से, अरबाज खान से लेकर रजा मुराद जी से लेकर कोई ऐसा सैलीब नहीं था जो वहां पर उस प्लेस पर नहीं था। 3-3 4-4 घंटे ये सब लोग रहे। उन लोगों ने उसका आनंद लिया। उनको फील हुआ कि भारत देश में कोई एक ऐसा अलग काम हुआ है। वो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में बुक किया। उसके 3 दिन बाद मुझे प्रेसिडेंट साहिबा ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने भारत देश का नाम उतना ऊंचा किया है कि हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मैं सिर्फ आपको एक टाइटल देना चाहती हूं, ब्लड मैन ऑफ इंडिया। अब ब्लड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल तो मुझे मिल गया, लेकिन ये जो रहा है यह कोई आसान रहा नहीं है। उसके बीच में रात को 3 बजे फोन आता है, 10 यूनिट मुझे बिहार में चाहिए। बॉस, मैं 10 यूनिट बिहार में उसी रात उसी मिनट इकट्ठी करके दूंगा, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डोनर। और जब तक वो नहीं मिलेंगी उनको, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम मिलना तो आसान था। आज 55-60 कंट्री में मुझे ब्लड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे भाई का, उस परवरदिगार का और उस ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मैं लोगों के लिए सब कर पाता हूं। क्या बात है वसीम साहब, इतना अच्छा आपने इमोशनल कर दिया है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हमारे इतने बड़े नेता, जो गर्म दिल के नेता थे, जो उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज मुझे वो बात याद आ गई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। ये बात, मतलब उस वक्त खून की ज़रूरत थी देश को, हमारे वीरों के लिए। आज ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिन्हें खून की ज़रूरत है, जो कमज़ोर हो गए हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बात है। और इतना अच्छा आपने इमोशनल, मतलब थोड़ा सा वो दिया है मुझे थोड़ी देर की लगा कि कोई नेता जो है वो भाषण दे रहा है, लेकिन नहीं, मैं आई एम सॉरी, आप नेता की बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं अगला सवाल ये आपसे करूँगा कि आप एक बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को जानना चाहोगे या एक समाज सेवी के रूप यदि मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो मैं जरूर सबसे ज्यादा एज ए बिजनेसमैन अपने आप को जानना चाहता जी। लेकिन यदि आज के पलों की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग मुझे समाज सेवी बोले, उससे अच्छा वर्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अब समाज के लिए समर्पित हूं। बिजनेस है, आपकी दुआओं से गोयल मेडिकोज एक बहुत जाना माना नाम है। वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मेसी है, जो करीबन 40 कंट्रियों से उसको वर्ल्ड का नंबर 1 फार्मेसी बनाया गया। वो एक मंदिर है, फार्मेसी नहीं, इट्स ए टेम्पल, जहां एक दिन में हजारों लोग आते हैं। किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, वो दवाई लेकर जाएगा। आज के टाइम पे तो मुकाम मुझे मिला कि किसी क्लिनिक का इनोग्रेशन कर रहा हूं एज ए चीफ गेस्ट, किसी हॉस्पिटल का इनोग्रेशन कर रहा हूं, तो मैं उन लोगों से भी एक वायदा लेकर आता हूं कि कोई गरीब व्यक्ति आपके पास दिखाने के लिए आए तो उसको दवाई तो आप लिख देना और भेज देना उसको गोयल मेडिकोज पर। और यदि वो गोयल मेडिकोज पर ना आ पाए, यदि वो पेशेंट इंडिया से बाहर या इंडिया में किसी भी प्रांत का हो, मैं वहां पर खुद से, चाहे पोर्टर यूज करना पड़े, चाहे कुरियर यूज करना पड़े, चाहे स्पीड पोस्ट यूज करना पड़े, और जितनी जिंदगी भर उसको दवाई चलेगी, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब दवाइयां दूंगा। क्या बात है दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी बात है कि बड़ा अच्छा कमाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या समाज सेवी। अब देखिए, अब दोनों बातें एक दूसरे से उलट हैं। आप अगर बिजनेसमैन बनेंगे तो फिर वहाँ समाज सेवा का सवाल उठेगा, और अगर आप समाज सेवी बनते हैं तो बिजनेस का सवाल उठेगा। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करते हुए समाज सेवा को उसको ऐड ऑन कर दो, उसको जोड़ दो, तो क्या बात है। जी क्या वसंत जी, क्या आपका क्या मैं कहना इस है? बारे में 100% आपके साथ एग्री हूं, क्योंकि आप भी इमोशनल हैं और मैं भी इमोशनल हूं। जी। सच बात यही है कि समाज सेवा के साथ बिजनेस को तो कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। बिजनेस के साथ ये समाज सेवा की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्यों होता है। कंट्रोवर्शियल, लोगों के दिल में ना अब भी एक ही बात रहती है कि आज दिन में क्या किया हमने। जी जी। और मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है।
तुगलक साहब एक बार बहुत बड़ा साम्राज्य जीत के आ रहे थे, पूरे लाओ लश्कर के साथ थे, लेकिन वो संतों को बहुत मानते थे। एक संत बीच में मिले, उन्होंने अपना घोड़ा रुकवाया, लाओ लश्कर रुका। संत से उन्होंने पूछा कि महाराज बताइए क्या चाहिए आपको, क्या असरफी चाहिए, क्या आपको राजपाट चाहिए? उन्होंने कहा मुझे नहीं, राजपाट भी नहीं चाहिए, कोई मुझे एक सुई मैं आपको दे रहा हूं, ये सुई ऊपर मुझे दे देना। तो तुगलक साहब कहते हैं सुई ऊपर? क्या बात कर रहे हैं जनाब, ये तो ऊपर तो आज तक कोई कुछ लेके ही नहीं गया। तो उन्होंने कहा यदि ऊपर कुछ लेके ही नहीं गया आदमी, तो हम ये जिंदगी की भागदौड़ किसके लिए कर रहे हैं? क्या बात। हम क्यों इतने इतने प्रांत जीत रहे हैं? और ये दैट वाज द रियल स्टोरी कि उनके बाद उनकी लाइफ में चेंज आया था और उन्होंने अपने आप को चेंज किया। और चेंज करने के बाद जब उनका लास्ट में क्रीमेशन भी हुआ, तो उसने भी कहीं ना कहीं ये दिखाया कि हम ऊपर कुछ नहीं ले जा सकते, ये तो किराए का घर है, ये जो हमने लिया है ना, इसका हम रेंट पे करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत हकीकत है, ये सच्चाई है दुनिया की। आप कुछ नहीं लेके जाने वाले, मुट्ठी खुली रहेगी, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो सोच लो आप यहाँ किसके लिए, क्यों इतना सारा, क्यों भाग दौड़, क्यों इसको झूठ बोलना, उससे उसको परेशान करना, उसको रेट देना, कोई फायदा नहीं उसका। बहुत सही, बहुत सही। आपने लेप्रेसी के 6500 परिवर्तन को अडॉप्ट किया, बहुत सा बहुत। ये विचारधारा आपके मन में कैसे आई और मुझे लेप्रेसी परिवर्तन को अडॉप्ट करना चाहिए? जी जनाब, आप समझते हैं लेप्रोसी पेशेंट क्या होता है? अब वो लेप्रेसी के बारे में तो मालूम ही है। वो एक मायाबैक्टीरियम, एक वायरस होता है जिससे वायरस उनके हाथ मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते, पैर मुड़ जाते हैं। उसको पंगु। और ये बेसिकली काटने पड़ते हैं, इसको जी। एम्पुटेशन हम लोग मेडिकली यूज जो लोग उनसे दूर भागते लोग हैं। उनसे दूर भागते हैं। मैंने एक एशियाज लार्जेस्ट कॉलोनी है जिसमें 6500 परिवार रहते हैं, उन 6500 परिवार को अडॉप्ट कर लिया कि आज से आपके घर में जो नॉन लेप्रोसी बच्चा होगा, उसकी एजुकेशन से लेके फीस से लेके सब कुछ मैं पे करूंगा। और आप खुद से प्राउड फील करेंगे, मैं अभी तक कम से कम 500 नॉन लेप्रोसी बच्चों को, किसी को वकील बना चुका हूं, किसी को इंजीनियर बना चुका हूं, किसी को डॉक्टर बना चुका हूं। लेकिन उनसे भी मैं एक सेवा लेता हूं कि जब आप कॉलेज से वापिस आएंगे, वापिस आकर 3 घंटे आपको लेप्रोसी पेशेंट की सेवा करनी है। सेवा किस भाव में? उनको खाना खिला दो, उनको हंसा दो, उनके साथ बैठ के उनको बैंडेज करनी है, जो उनका हाथ का एम्पुटेशन हुआ है वो कर दो। और मैंने लोगों में एक ये मिथ्या था कि लेप्रोसी पेशेंट से यदि हम मिलते हैं तो मिलने के बाद वो लेप्रोसी हमसे कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेबल, इसको बेसिकली डिजीज बोलते हैं, लेकिन ये फैलने वाली डिजीज नहीं, इट्स नॉन कम्युनिकेबल, ये फैलती नहीं है। मैंने अनेकों लोगों को उनसे मिलवाया, उनके साथ ऐसे मिलता हूं, सबसे पहले मैं खुद मिलता हूं कि दूसरे को फील होना चाहिए कि इनके साथ कुछ नहीं होगा। तो जब मैं उनको मिलवाता हूं तो उनको फील होता है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर, मैं होली और दीपावली 100% उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करता हूं। होली के दिन 500 किलो चंदन पिपरमेंट डाल के, 500 किलो फूल और हजारों किलो मिठाई लेकर जाता हूं, क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है। यदि ऊपर वाले ने उनको भेजा है तो उनको भी जीने का हक है, और जीने का हक तभी पूरा हो सकता है जब हम और आप जैसे लोग उन लोगों को अडॉप्ट कर लें। इसी तरह दीपावली आती है, दीपावली के उनके साथ बैठ के क्रैकर्स फोड़ता हूं। आज मेरी जिंदगी तो बच्चों की चीजें थी, लेकिन मैं उनके साथ बच्चा बन के जीता हूं, उनकी हर खुशी को अपने अंदर संजोता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैं उनकी खुशियां अपने अंदर संजो कर आता हूं, ऊपर वाला मैं तो एक चीज करता हूं, उसे 100 गुना चढ़ बढ़ कर मुझे देता है। गोयल साहब ये बताएं कि क्या आप इनका पता लगाते हैं या आपको मालूम पड़ता है कि इस तरह के लोग जो, क्योंकि ये लोग आम लोगों के बीच में, सब लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, है ना? कि एक कोई, जहाँ तक मुझे अपना नॉलेज है, मैं ये देखता हूँ कि कोई एक जगह होती है जहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जिसके घर में अगर कोई ऐसे इस तरह का कोई मरीज हो जाता, कुछ हो जाता, तो वो उसको भी घर से निकाल देते हैं और वो अपने साथ नहीं रखते। तो कितनी बड़ी बात है कि आप, जैसे हमारे मदर टेरेसा ने ये काम किया था, है ना? ये कितना बड़ा महान काम किया था, और आप जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, और एक इंसान में, हमारे जो इंसान है, जो आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी बहुत सबसे पहले तो डरता है, यार मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आदमी सबसे पहले जो है ना, सेल्फ कॉन्शियस इतना ज़्यादा होता है कि वो, मतलब वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि यार मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं कोई झगड़ा, अरे नहीं ना, छोड़ो, जाने दो। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई।
अगर कोई वैसे भी किसी को बता अरे यार उसको कुछ बीमारी है, वहाँ जाओगे तो हो सकता है तुमको इन्फेक्शन हो जाए, वो आदमी वहाँ से भी ये भी नहीं सोचेगा, देखेगा भी नहीं उस आदमी को कि यार उसमें वो तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन वो देखेगा भी नहीं और वो उस भ्रम में आ जाएगा और उसके पास जाएगा भी नहीं। तो हम इतने डरे हुए इंसान हैं दुनिया में, फ्रेंकली स्पीकिंग, इंक्लूडिंग मी सर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको पता चलता है ये, या आप कुछ खोजते हैं, या आप कुछ कोई आपको बताता है कि भाई इस तरह के लोग जो है लेप्रोसी जिनको है वो। जनाब, मेरा जो पूरा नर्सिंग होम फार्मेसी सारा बैकग्राउंड है, उसे 1.5 किलोमीटर के ऊपर ही लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ एशिया, जिसमें 6500 परिवार जो मैं अडॉप्ट किए वो है। कोई भी चीज जब जिंदगी में बात करें, चाहे हम किसी मूवी की बात करें, किसी एक्टिंग की बात करें, कोई भी व्यक्ति के पॉपुलर होने की बात करें, माउथ टू माउथ होता है। अब जब उन 6500 परिवार को मैं अडॉप्ट किया, मैं उनके साथ उनकी जिंदगी जीता हूं, तो धीरे 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 ये बात सब जगह फैलती चली गई। आज भारत देश में कोई भी लेप्रोसी परिवार, कई जगह तो ऐसा जैसे यहाँ पे तो पूरी कॉलोनी है, लेकिन कहीं जगह ऐसा है कि पूरे स्टेट में ही 5 पेशेंट है। तो जहां 5 पेशेंट है वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझे लेप्रोसी मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राइट। तो मैं उनका एक छोटा सा साथी बनकर उनकी जिंदगी में जो भी उनको चाहिए हो, चाहे वो मेडिसिन चाहिए, चाहे उनकी जिंदगी में घर का खर्चा चाहिए, चाहे राशन चाहिए, देता तो ऊपर वाला है, लेकिन उसको निमित्त मात्र बन के हम उसको पूरा कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत। गोयल साहब, अब आखिर चलते चलते हमारे प्रिय दर्शकों को आप कोई अच्छा संदेश देना चाहें समाज के बारे में, समाज सेवा के बारे में, और जो आपके अपने विचार जो हैं अगर आप वो विचार देना चाहें तो प्लीज दर्शक। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि जो जिंदगी है ना, उस ऊपर वाले ने ना हमारी एक एक सांस को काउंट करके दिया है। ऐसा हम सोचते हैं कि मैं उसके साथ ये चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं वहां चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा। नहीं, मैं जल के ऊपर रहता हूं पूरा दिन। मैं सिर्फ दिन में 2 से 3 नारियल पानी, 2 से 3 चाय और 2 से 3 बार सूप लेता हूं। 60-60 घंटे मुझे बिना सोए हो जाते हैं। मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो परवरदिगार मुझे मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी रखता है। जैसे एक महीना जो पाक का महीना आता है, उस इबादत के महीने की हम बात करते हैं, उसी तरह मेरी जिंदगी में तो हर दिन इबादत का दिन है। वो मुझे इतनी एनर्जी देता है ऊपर वाला कि जितना कहूं उतना कम है। और जब मैं लोगों के बीच में होता हूं, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहां पर हूं। विकलांग बच्चों के साथ हूं, दिव्यांग बच्चों के साथ हूं, माताओं के साथ हूं। 200-200 मिस्ड कॉल मेरे मोबाइल में पड़ी होती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन बच्चों के साथ इसी धरती पर बैठता हूं और इसी धरती पर बैठकर उनके साथ जिंदगी जीता हूं। और हर व्यक्ति को चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा वो ऊपर वाला कितना भी आपको ऊपर चढ़ा दे, लेकिन आपको रहना इस धरती पर। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है, यदि आप इस धरती पर रहते हैं ना, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि आप प्राउड फील करें तो कंट्री के लिए कुछ करके फील करें। ठीक है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी किसी ने दी है ना आपको, उस ऊपर वाले ने दी है। दूसरा, लाइफ में अपनी जिंदगी में कास्टिज्म को छोड़ दें। जो अक्सर लोगों के बीच में ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, जो लोग आपस में भिड़ा रहे हैं, हम राम मंदिर को लाए थे, राम मंदिर को लाएंगे। राम मंदिर को तो ले आए, जो हजारों करोड़ का भी घोटाला हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है वो तो कोई बता दे। तो राम मंदिर को लाने वाला कोई नहीं हो सकता। राम मंदिर तो खुद से आया और वो पुरुषोत्तम राम की वजह से आया। और यदि चेंज लाना है तो जो पीछे हमारे वर्ड्स जुड़े हैं ना, सरनेम, गोयल, फला फला, इतने सारे सरनेम जुड़े होते हैं, ये 100% खत्म होने चाहिए और सबके आगे जुड़ना चाहिए। आप चक दे इंडिया का आप वो एक एग्जांपल देख लीजिए। जब वो सारे बच्चे आते हैं तो बोलते हैं मैं इस स्टेट से हूं, मैं उस स्टेट से हूं, लेकिन नहीं। शाहरुख खान जब लास्ट में एक बच्ची बोलती है आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, ये हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इवन जब हम बाहर जाते हैं, अपनी कंट्री के बाहर जाते हैं, तो हम लोग सभी बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, हम भारतीय हैं। तब भी तो हम लोग बोलते हैं ना। तो हम जब भारत में रहते हैं तब भूल जाते हैं, तब क्यों भूल जाते हैं? तब भी हमें याद रखना होगा कि वी आर फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडियन, आई एम विद द प्राउड ऑफ इंडिया। जब तक ये चीज हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिज्म को छोड़ दो। अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। यदि मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा ही रहूंगा,
आप अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, और यदि मैं कुछ बुरा करता हूं तो मैं बुरा ही रहूंगा, फिर मैं अच्छा नहीं हो सकता। दोस्तों, आज इतना अच्छा लगा है वसंत गोयल जी के साथ मिलकर के, इतनी प्यारी बातें इन्होंने कही है, और इन सारी बातों का निचोड़ जो है, इतनी अच्छी बात कही है इन्होंने। समाज सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। और मुझे ना सिर्फ इनकी सारी बातें सुन करके मुझे एक गाना याद आता, उसकी 2 लाइन, वाह, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। वाह, जियो यार जियो, यही एक जिंदगी है। वो सुकून जो समाज सेवा करके और दूसरों की सेवा करके मिलता है, वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको ऊपर जाना है। और जब आपका आखिरी वक्त होगा तो यही आपके पास रहेगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। दुआएं लेकर जाओ, सुई लेके कोई नहीं जाने वाला है। कोई नहीं बहुत जाने अच्छा लगा, बहुत आनंद आया वसंत गोयल जी, इतना मजा आ गया आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, मेरा ख्याल है कि आपको भी बहुत आनंद आया होगा और एक सबक दिया है आज वसंत गोयल जी ने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।